मॉर्निंग गाइस। आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सेंटेंस होते क्या हैं। जैसे अपन ने शुरू में अभी तक बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बता दिया कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, उसमें आपको सेंटेंस बनाना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम एक सेंटेंस को पढ़ा है उसी के ऊपर पूरी इंग्लिश चलेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम अपनी अपनी मातृभाषा में भी ऐसा ही करते हैं। तो आज हम सेंटेंस सीखने वाले हैं अलग अलग प्रकार से, किस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं, किस प्रकार से उसे पहचाना जा सकता है कि इनफाइनाइट का सब्जेक्ट है, कि पार्टिसिपल का सब्जेक्ट है, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कि एडवर्बियल सब्जेक्ट सेंटेंस है, कि नाउन क्लॉज है ना। तो ये हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं कि सेंटेंस होते क्या है। मैंने एक लिखा आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑलमोस्ट हमको सबको आता है, ये चीजें जानकर मैं चल रही हूँ, है ना। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। आई एम मेरे बारे में बता रहा है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि मैंने बोला यहाँ पे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ तो ये मेरा काम हुआ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ पे कोई एक्शन कर रही हूँ, है ना। तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब और ये आपकी मेन वर्ब, ठीक है ना। ये सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो चुका था। बट मैं पूछेगा कोई सामने वाला बंदा कि क्या पढ़ा रही, तो मैं बोलूंगी मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। एक सेंटेंस और बनाते हैं, इसी पे हम लगाते हैं टीचिंग, टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश आई शी हैज सीन मी, सीन मी। इंग्लिश पढ़ाते हुए, देखो यहाँ पे क्या है, मैं पढ़ा रही हूँ इंग्लिश, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ही मैंने टीचिंग लिखा, टीचिंग इंग्लिश शी हैज सीन मी। इंग्लिश पढ़ाते हुए, यहाँ पे उसका मीनिंग पढ़ा रही हूँ नहीं हो रहा है ना। कहाँ हो रहा है, पढ़ा रही हूँ नहीं हो रहा है, यानी ये हो रहा है पढ़ाते हुए। तो भाई ये पढ़ाते हुए क्यों आ रहा मैम, ये तो आईएनजी फॉर्म है। तो वही हम सिखाएंगे कि कहाँ हमें क्या करना है। देखो इंग्लिश आपका नाउन हो तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इंग्लिश पढ़ाते हुए उसने मुझे, वो मुझे देख चुकी है, वो मुझे देख चुकी हो, तो यहाँ पे भी एक सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। फिर इसका मतलब अगर आपके पास इस प्रकार से कई सेंटेंस हो जाते हैं तो आपको वहां पे समझ में नहीं आता है कि ये सेंटेंस होते क्या है, नेगेटिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। तो सबसे पहले वो सिंपल चीजों को मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया है कि यदि यहाँ लिखा आई एम ए गर्ल तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये पॉजिटिव सेंटेंस को ही हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसमें केवल एक थॉट, एक विचार है और अपने को बताना है, क्लियर। लेकिन अगर मैंने यहाँ लिखा आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम नॉट अ गर्ल, इट मीन्स मैं बता रही हूँ कि नहीं हूँ, नेगेटिव सेंस दे रहा है ना। तो इसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। लेकिन वहीं पे मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया एम आई अ गर्ल, एम आई अ गर्ल, क्या मैं एक लड़की हूँ, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आपका इंट्रोगेटिव हो गया, क्या मैं एक लड़की हूँ, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमारा ये इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव का मीनिंग होता है किसी से प्रश्न पूछना। लेकिन मैंने बोला कि वाई एम आई अ गर्ल, क्यों हूँ मैं एक लड़की, है ना, वाई एम आई अ गर्ल, हूँ को सामने लगा दिया। तो इसे हम बोलेंगे डब्ल्यू एच इंट्रोगेशन, है ना, डब्ल्यू एच के साथ में इंट्रोगेटिव हुआ। तो ये तो आपके सिंपल, जब हम टेंस पढ़ते ये सब सीख लेते, इतना आसान नहीं। लेकिन इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि मैम ये सिंपल क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, तो इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। उसके पहले अपन एक चीज पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे तो मैंने बोला आई एम अ गर्ल, लेकिन मैंने बोला आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। हु इज योर फ्रेंड, जो तुम्हारी, मैं एक लड़की हूँ जो तुम्हारी
दोस्त है, जो तुम्हारी दोस्त है, ठीक है ना। तो अब आपको देखना पड़ेगा, ये तो आपका नाउन है क्योंकि ये आर्टिकल आ गया है, यहाँ पे आर्टिकल है, ये कॉमन नाउन है ना, ठीक है। तो फिर जब मैंने इसके बारे में बताया तो मैंने बोला कि जो वहां पे हो, तो यहाँ पे इसका मीनिंग कौन नहीं होगा, इसका मीनिंग होगा जो। इसका मतलब ये सब चीजों से अपने को इस वीडियो में वास्ता पड़ने वाला है, तो आपको उससे डरना नहीं। मैं उसको पहले से ही आपको सारे डर खत्म कर लेती हूँ कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि WH फैमिली है तो क्वेश्चन ही पूछा गया है। देखेंगे यहाँ पे, अब मैंने बोला था कि ये सेंटेंस है, इसमें फुल स्टॉप हो गया है, लेकिन यहाँ देखेंगे आई एम अ गर्ल हु इज योर फ्रेंड, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगाया, यानी यहाँ पे क्या है, केवल ये एक सेंटेंस है। क्या है, केवल यहाँ पे एक सेंटेंस। तो फिर इतना बड़ा क्या है, इतने बड़े ये क्लॉज, क्लॉज देखेंगे ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इस सब्जेक्ट के लिए आपके पास वर्ब होनी चाहिए ना, तो ये इस सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब हो गई। और कहीं देख रहा, अब इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये जो जिसके बारे में मतलब इसके लड़की के बारे में बता रहे हैं ना, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये इसकी वर्ब हो जाएगी। क्लियर? इट मींस एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दो वर्ब हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्लॉज। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। एक ये भी क्लॉज हो गया और एक ये भी क्लॉज हो गया। तो क्लॉज का मीनिंग होता है कि जब आपके पास कोई एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, पूरा मीनिंग देता भी है और नहीं भी देता, तब हम उसे क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। लेकिन सेंटेंस में तो ये पता है कि वो पूरा का पूरा मीनिंग देता है। तो भाई ये पूरा मीनिंग दे रहा है, तो मैम दो बार क्लॉज क्यों लिखे? भाई दो इसलिए कि ये तो एकदम इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, इसको किसी से किसी मतलब की बात नहीं है। मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, स्वतंत्र हूँ, तो ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। लेकिन यहाँ जो जो तुम्हारी फ्रेंड है, जो तुम्हारी फ्रेंड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ इनकम्प्लीट सा सेंस दे रहा ना, तो इट मीन्स ये आपका इंडिपेंडेंट, किसी और की जरूरत है इसे, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसे कहेंगे हम डिपेंडेंट क्लॉज। अब इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्लॉज की परिभाषा समझ में आ गई, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, कभी मीनिंगफुल निकलता भी और कभी नहीं निकलता। लेकिन सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए और एक मीनिंग देना चाहिए, और लास्ट में फुल स्टॉप होना ही चाहिए, सामने का लेटर आपका कैपिटल होना ही चाहिए। तो अब हम इसी के साथ में पहले से शुरू करते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। जैसे मैंने पहले लिखा था कि सिंपल सेंटेंस नाम से ही पता है कि सिंपल होगा, ठीक है ना। इट मीन्स जब कोई एक थॉट होता है, कोई एक विचार होता है, कोई एक पॉजिटिव लाइन होती है, कोई भी एक प्रकार की पॉजिटिव लाइन है, आई एम हियर, यू आर देयर, ही इज हियर, शी इज हियर, यानी जिसमें एक सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है ना। जिसको हम कभी नेगेटिव में हम करेंगे, कभी इंट्रोगेटिव में करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किसी एक व्यक्ति के भी बारे में बात कर सकते हैं और ज्यादा के बारे में बात कर सकते हैं, यू ही शी के सबके बारे में बात कर सकते हैं। क्लियर? देखो ये भी एक सिंपल सेंटेंसेस है। कैसा? टीचिंग इंग्लिश सी हैज सीन मी, पढ़ाते हुए उसने मुझे देख चुकी है, ठीक है ना, तो काम हो रहा है। क्लियर? अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस पे। कंपाउंड सेंटेंसेस का मतलब ही होता है कि किसी चीज को जोड़ना, कंपाउंड करना। जैसा कि नाम से पता है कि कंपाउंड सेंटेंस में किसी भी दो प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, क्लॉज होते हैं, उनको जोड़ करके, कंपाउंड किसी चीज को जोड़ करके उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, इसे हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस। तो कंपाउंड सेंटेंसेस बनने के लिए क्या चाहिए भाई? आपके पास यदि कोई दो है, जैसे मैंने बोला आई एम अ गर्ल बट, अब मैंने दूसरा भी गर्ल और लिखा दिया मैंने ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, यहाँ पे मैंने लिख लिया ही इज अ बॉय, दो सेंटेंस मिल गए आपको। लेकिन अगर आपको जोड़ना है इसको, तो हम कैसे जोड़ेंगे? ऐसा तो नहीं जोड़ेंगे आई एम अ गर्ल ही इज अ बॉय, ऐसा तो नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दो नहीं बनाना है, हमें केवल एक सेंटेंस बनाना है। तो आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल बट ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, परंतु वो क्या है, एक लड़का है, ठीक है ना। यही आ गया। अब देखो यहाँ पे आपका एक फुल स्टॉप आ गया। अब आपका समझ में आ रहा है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब,
इसका सब्जेक्ट ये और इसका वर्ब ये, लेकिन आपने काय से जोड़ दिया, उसको कंजंक्शन से जोड़ दिया, है ना, ये कंजंक्शन है। तो कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा ही होती है जैसे जब कोई सेंटेंस कंपाउंड कंजंक्शन इट मीन्स फैन बॉय होता है ना, फैन बॉय से जुड़ता है तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, है ना। कंपाउंड सेंटेंस के एक एग्जांपल ले लेते हैं। कहते हैं अब क्या हो गया, एफ से फॉर हो गया, ए से आपका एंड हो गया, एन से आपका नॉर हो गया, बी से आपका बट हो गया, ओ से आपका और हो गया, वाई से आपका यट हो गया, एस से आपका सो हो गया। तो यदि ये कंजंक्शन आपको किसी सेंटेंस में मिल जाते हैं तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। देखेंगे एक एग्जांपल हो, आई हैव अ पेन एंड अ पेंसिल। क्लियर, मैंने बता दिया, ठीक है ना। ही डिडंट कम, देखो एंड से जोड़ा है ना, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। he did not come nor his sister, देखो लगा दिया, एंड लगा दिया, nor his sister वो नहीं आया, ना ही उसकी बहन आई, ठीक है ना। बट मैंने ऊपर दिखा दिया, फिर मैंने और लिख दिया है आपको, और कम हियर, इधर आओ, और या लेट हर कम, देखो कम हियर या उसे आने दो, या तुम आओ या उसे आने दो, ऑप्शन दे दिया है, लेट हर कम, उसे आने दो। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है फैन बॉय से यानी कंपाउंड सेंटेंस से जुड़ते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। ये सारे के सारे आपके कंपाउंड कंजंक्शन है। क्लियर, ये कंपाउंड कंजंक्शन, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। क्लियर, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स क्लॉज में भी मैंने बहुत बार पढ़ाया है कि बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, जितने भी कंजंक्शन है लाइक एज वेल एज सून एज, नो सूनर, सिंस हो गया, ऑल्दो हो गया, तो ये सारे कंजंक्शन जब किसी टेंस सेंटेंस में जुड़ते हैं और उनका एक अलग मीनिंग देते हैं, वहां हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ये सबसे सरल था, पहला सबसे सरल था, इसमें बिल्कुल एक विचार होता है, एक ही अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होता है और उसको हम नेगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। क्लियर, लेकिन इसमें क्या हो गया, हमने दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया, लेकिन बिल्कुल कंपाउंड है। अगर हमने इसे हटा भी दिया, देखो अगर हमने इसे हटा भी दिया तो आपके दो सेंटेंस फिर भी बन गए हैं। क्लियर, यानी उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए इसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, इसको भी हम ध्यान से देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करेंगे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, इसमें दो सेंटेंस होते हैं, परंतु किसी कंजंक्शन से जुड़ते समय इसमें एक इंडिपेंडेंट एवं एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। देखेंगे क्या होता है ये डिपेंडेंट क्लॉज। आपने देखा होगा कहीं आपको लगता है एज लिखता हो, एज सीन्स लगता हो,
या फिर आपको ऑल्दो लगता हो, THOUG ऑल्दो लगता है, अनलेस लगता है, अनटिल लगता है, और एज सून एज लगता है, एज सून एज लगता है। तो ये ऐसे कई बहुत सारे कंजंक्शन है जिनके साथ हमारे दैट लगता है ना, दैट भी लगेगा। और साथ में आपने ये भी देखा होगा कि जो WH फैमिली होती है वो लगती है, हु लग सकता है, व्हाट लग सकता है, और विच लग सकता है ना, ये व्हाट लग सकता है, वेयर लग सकता है। तो इनके साथ में भी हम इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इसका यूज करते हैं। देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। इसमें मैंने बताया कि इसमें दो क्लॉज काम करते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज काम करता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। सपोज मैंने ये वाला एक एग्जांपल ले लिया, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस बॉय के बारे में बता रही हूँ, हु इज माई ब्रदर, हु इज माई ब्रदर, वह एक लड़का है जो मेरा भाई है, वह एक लड़का है जो मेरा भाई है। दैट इज द बॉय, ये ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब हमने नॉर्मल सेंटेंसेस को बढ़ा रहे हैं, मतलब किसके बारे में बोल रहे हैं, हम इसके बारे में बोल रहे हैं ना। तो ये देखो, दिस इज ही इज अ बॉय, तो बिल्कुल वो था, इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर इसको अलग से पढ़ के देखो आप, हु इज माई ब्रदर, जो मेरा भाई है, तो जो मेरा भाई है मतलब थोड़ा सा आपको सुनने में अधूरा लग रहा है कि नहीं, इसके आगे पीछे कुछ तो भी होगा, है ना। तो जो इसको किसी और के सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, इसे हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहेंगे हम इसे? डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन अगर डिपेंडेंट क्लॉज है ना, लेकिन ये तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो इसे हम लेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। या तो इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं, है ना, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये दोनों चीज है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, और या फिर मेन क्लॉज भी कहते हैं, है ना। और ये चूंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए हम इसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, मेन क्लॉज हो गया। अब जरूरी नहीं कि आपको हर बार यही मिलेगा या बीच में ही लगा। देखो मैं एक सेंटेंस बनाती, although he is poor yet kind, हालांकि वो गरीब है फिर भी दयालु है, फिर भी दयालु है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हालांकि वह पुअर है, देखो एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट था, एक वर्ब था। यहाँ पे ये हो किसका काम कर रहा, सब्जेक्ट का काम कर रहा, ये वर्ब थी, इसका मतलब क्लॉज है। हालांकि वह गरीब है फिर भी दयालु है, फिर भी दयालु है। तो ये क्या है, कंजंक्शन ही तो थे, ये दोनों कंजंक्शन से जुड़ के बना हुआ है ना। तो इट मीन्स कि अब आपको यहाँ पे सिंस लगा रहे हैं, या यहाँ तो मैंने हालांकि यट लगा दिया है, अब एक सिंस के साथ बताती हूँ मैं। चूंकि वो बीमार है, स्कूल नहीं आई। जैसे मैंने बोला कि बिकॉज, यहाँ पे मैं बिकॉज भी लगा सकती हूँ, लेकिन इन तीनों में क्या अंतर है, कोई बताएगा मुझे? एज, सिंस और बिकॉज, तीनों का मीनिंग यहाँ पे क्योंकि होता है। तो मैं एक एग्जांपल, हम बचपन से अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं और बोलते हैं कि आई एम नॉट कमिंग देयर, आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रही हूँ, ठीक है ना। बिकॉज आई हैव सम वर्क, क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो देखो ये बिकॉज यहाँ पे बीच में लगाया, लेकिन अगर मैं इस रीजन को पहले ले आऊंगी, तो आपको सिंस और एज को कहाँ लगाना पड़ेगा, सामने। एज आई हैव सम वर्क, क्योंकि मुझे कुछ काम है, देयरफॉर नहीं लगाना, कॉमा से काम चल जाएगा। आई एम नॉट कमिंग देयर, या नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही हूँ, चूंकि मुझे कुछ काम है। सिंस आई हैव सम वर्क, चूंकि मुझे कुछ काम है, आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि ये चार ही चीजें मिलेंगी, ऐसे बिकॉज हो जाएगा, अनटिल हो जाएगा, अनलेस हो जाएगा, इफ हो जाएगा, इन सब से जुड़ने वाले सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। क्लियर? लेकिन
यहीं तो कहानी खत्म नहीं हो जाएगी ना। अब आ जाते हैं आपके पास पार्टिसिपल, यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को यूज करके भी हम सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम पार्टिसिपल पहचान नहीं पाते। तो सबसे पहले एक छोटा सा ब्रीफ में नॉलेज आपको देती हूँ, व्हाट इज द पार्टिसिपल। आप सबने वर्ब पढ़ा हुआ है, वर्ब की 5 फॉर्म भी पढ़ी हुई है। पहली तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसको तो आपको पता है डेली रूटीन में काम आ रहा है, सिंपल सेंटेंस बनाने में काम आ रहे हैं। और जब कोई प्रेजेंट में कोई एक्टिविटी हो रही है तो बताते हैं, फ्यूचर में कोई चीज होने वाली है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है ना। लेकिन सेकंड फॉर्म कहाँ करते हैं अपन, जब वो वर्ब के जो पास्ट वार काम हो चुका, हम यानी कल कर चुके हैं, सुबह कर चुके हैं, मतलब इस टाइम के पहले यदि हम कोई काम कर चुके हैं, पढ़ लिए, लिख लिए, सो लिए, बैठ लिए, दौड़ गए, रन कर लिया, कुछ कर लिया, तो वहां पे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। लेकिन जब टॉक अबाउट वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म की बात आती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और इसे कहते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। सुना है किसी ने प्रेजेंट पार्टिसिपल? सुना तो सबने होगा, है ना। तो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और एक पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो इन दोनों का यूज करके भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं। क्लियर? मैंने जब वर्ब पढ़ाया था तभी आपको समझाया था कि जब मैं आगे कुछ चीज पढ़ाऊंगी तो आपको ये वर्ब की ये पार्टिसिपल फॉर्म बहुत काम आएगी। उस समय मैंने पूरे पार्टिसिपल का यूज करके बताया था कि जैसे अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो या आईएनजी फॉर्म होती है। अभी मैं खुद भी रिपीट कर रही हूँ कि जो थर्ड फॉर्म होती है, मतलब जैसे कि वैकन अप थर्ड फॉर्म हो गई, रिटर्न थर्ड फॉर्म हो गई, बार्ड भौंकता हुआ एक थर्ड फॉर्म हो गई। तो आपने देखा होगा थर्ड फॉर्म को कहाँ यूज करते हैं, हम केवल परफेक्ट टेंस में यूज कर रहे हैं ना। लेकिन अब हम देखेंगे कि वो वहां पर परफेक्ट टेंस ना होते हुए भी मैंने बोला कि ठीक है पेसिव में यूज करा है आपने, एक और एक जगह पेसिव में भी यूज किया है ना। तो पेसिव में भी यूज करने के बाद भी थर्ड फॉर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो अभी हम सेंटेंस फ्रेमिंग में उसको देखेंगे। इसे ही तो सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फ्रेमिंग, सिंटेक्स कहते हैं। अगर आपको 2 सेंटेंस दिए हैं तो उसी से तो आपको सेंटेंस बनाना है। अब जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस केवल एक सिंपल सेंटेंस ही से होगा। एक सिंपल सेंटेंस हो सकता है, उसी से कंपाउंड बन सकता है, उसी से कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है ना। तो उसको ही हम पढ़ेंगे। तो हम चल रहे थे पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल पे। तो यूजिंग पार्टिसिपल का यूज करते हुए मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा था अभी, टीचिंग इंग्लिश शी हैज सीन मी। इंग्लिश पढ़ाते हुए उसने मुझे देख चुकी है। इंग्लिश पढ़ाते हुए वह मुझे देख चुकी है ना। तो मतलब पढ़ाते हुए, करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, इनका जब सेंस आता है तो हम आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें ईडी लगा होता है उन फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम जो पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, इसके हम सबसे पहले हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना, है ना। अब जैसे मैंने क्या बोला, आई हैव सीन, मैं देख चुकी हूँ, तो ये तो अपन ने काय में ले लिया, परफेक्ट टेंस में ले लिया, ठीक है ना। लेकिन अब मैंने बोला भाई यहाँ पे तो एक ग्लास पड़ा हुआ है, तो मैंने बोला ब्रोकन ग्लास। मैंने क्या बोल दिया? ब्रोकन ग्लास। इट इज ब्रोकन ग्लास। तो आप क्या करोगे, मैम ये ब्रोकन क्यों आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आ गई? बिल्कुल नहीं डरना है। ये देखो यहाँ पे आपका क्या नाउन हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या है, क्या है ये? तो ये ग्लास है, तो ये नाउन, तो कैसा ग्लास है, कैसा, कैसा का मीनिंग दे रहा ना, कैसा है। तो आपको बताना पड़ेगा, ये एडजेक्टिव हो गया, है ना, ये आपका एडजेक्टिव हो गया कि भाई ब्रोकन, ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देखो ये नाउन हो गया, ये इसका एडजेक्टिव हो गया। तो क्या ये वर्ब एडजेक्टिव का काम कर सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि किसके बारे में बता रहा है, ये नाउन के बारे में बता रहा है। इट इज ब्रोकन ग्लास, ठीक है ना। थका हुआ, जब किसी सेंटेंस में आपको थर्ड फॉर्म मिल रही है तो ये एडजेक्टिव का भी काम करेंगे। जैसे मैंने बोला कि आई वॉज टायर्ड,
आई वॉज टायर्ड, तो फिर ये लगेगा मैंने टायर की थर्ड फॉर्म क्यों आ गई, मैं थकी हुई थी, मैंने यहाँ पे स्टेट ही तो बताई ना, तो मैं थकी हुई थी। अगर मैं इसको किसी सेंटेंस में बनाती हूँ थकी हुई, जैसे मैं बोलूंगी टायर्ड, अब देखो थकी हुई आई स्लेप्ट, मैं सो गई, देखो ये भी तो है ना, आई स्लेप्ट, थकी हुई मैं सो गई, ठीक है ना। टॉर्न पेज, ही थ्रू ही थ्रू टॉर्न पेज, उसने फटा हुआ पेज फेंका। इट मीन्स आपको जब पास्ट पार्टिसिपल का मीनिंग लग रहा है तो आपको लगता है, पता चलता है कि ये एक प्रकार से एडजेक्टिव का भी काम करता है ना। तो थका हुआ, सोया हुआ, जगा हुआ, स्लेप्ट है ना, बार बार कुत्ता बार करता है ना, वो थक जाता है बहुत ज्यादा। फिर क्या होगा, स्पोकन, अपन स्पोकन इंग्लिश का बहुत ज्यादा अच्छा सही उपयोग है। स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश क्या है आपका नाउन है, तो वहां पे स्पोकन क्या हुआ, बोलने वाली इंग्लिश ना, बोलने वाली, तो ये भी तो आपका एडजेक्टिव हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे कई प्रकार से, जब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वो एडजेक्टिव के समान काम कर रही है, और जब आपका काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है तब के लिए इसका भाव आता है, इसका सेंस आता है, तब इसे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में इसको यूज करते हो, और यहाँ पे ये एडजेक्टिव का फॉर्म काम करता है। देखेंगे और एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते। आई फाउंड माई मोबाइल, मुझे मेरा मोबाइल मिला। इट वॉज लॉस्ट, कभी आपको ऐसा भी मिलेगा तो इसे जोड़ेंगे कैसे, ये भी हो सकता है। आई फाउंड माई लॉस्ट मोबाइल, मीनिंग दोनों का एक ही है। यहाँ अपन ने क्या किया, दो सेंटेंस को एक में जोड़ दिया। आई फाउंड माई लॉस्ट मोबाइल, मुझे मेरा खोया हुआ मोबाइल मिल गया। यहाँ लिखा है पहले मुझे मेरा मोबाइल मिला, इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था, ठीक है ना, अब मिल गया। दिस इज द मूवी, ऐसी बहुत सारी चीजें हम घर में बोलते हैं, दिस इज द मूवी आई हैव सीन, मैंने इसको देख चुकी हूँ। तो ये इसको ये दो सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं, अगर एक में हमें जोड़ना है तो दिस इज माई सीन मूवी, दिस इज माई सीन मूवी, देखी हुई मूवी है, तो ये मूवी क्या हो गया आपका नाउन हो गया, सीन क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे आप उसको वर्ब के समान काम मत करो, इसीलिए तो इन्हें हम क्या कहते हैं, झूठी वर्ब, क्या कहते हैं इन्हें हम, झूठी वर्ब। देखो लॉस्ट मोबाइल, खोया हुआ मोबाइल, तो यहाँ पे फिर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये आपका नाउन का काम कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए मोनू वाज टायर्ड, मोनू थका हुआ था। ही सेट डाउन टू रेस्ट, बैठ गया, काय के लिए बैठ गया, रेस्ट करने के लिए बैठ गया। टायर्ड, थका हुआ, मोनू सेट डाउन टू रेस्ट, मोनू बैठ गया रेस्ट के लिए। क्लियर, यहाँ पे ये थका हुआ, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा। He found the book stolen, book was stolen, चुराई गई थी, book was stolen. He found, उसको एक पुस्तक मिली, उसे पुस्तक मिल गई, वो पुस्तक, ये द देखो, ये द क्यों आया है, द इसलिए आया कि वो किसी स्पेशल बुक की बात कर रहा है जो कभी गुम चुकी थी, है ना, तो ये चीज कभी ध्यान में रखना है आपको। द मूवी, देखो पहले से आपको पता है ना कि ये मूवी देखी हुई है, तो ये आर्टिकल पढ़ाते समय मैंने इन सब चीजों को हाईलाइट किया है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। The book was stolen. He found his stolen book. उसे मिली कौन सी वाली बुक, उसकी चुराई हुई बुक, उसकी चोरी हो गई थी ना जो बुक। तो इसको देखो हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, उसे चोरी हुई बुक मिल गई, चुराई गई पुस्तक मिल गई, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। He found his book which was stolen, ऐसे भी बना सकते हैं। इसका मतलब कितना अलग हो गया, देखो यहाँ पे उसे वो पुस्तक मिल गई जो चुरा ली गई थी, है ना। तो यहाँ पे क्या विच क्या कर दिया, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अभी इसको भी पढ़ाएंगे हम इसमें। तो सेंटेंस जरूरी नहीं है कि आपको एक जैसे ही बनेंगे, अलग अलग सेंटेंस बन सकते हैं। कभी नाउन क्लॉज में हो सकता है, कभी एडजेक्टिव क्लॉज में हो सकता है, कभी रिलेटिव प्रोनाउन से आप जोड़ सकते हैं, कभी आप पार्टिसिपल का यूज करके जोड़ सकते हैं, इन्फिनिटिव का यूज करके कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना तो समझ में आ गया है। अब अपन क्या करते हैं, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब हमने दूसरा बता दिया था, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कह रहे थे। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्या पहचान है? वर्ब प्लस आईएनजी, या तो हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे भी ले लेते हैं। यहाँ तो आपने देखा ना, मिल गया तो थका हुआ था, मतलब काम तो पहले ही हो गया था, मिल गया, ऐसे समझ में काम आता। लेकिन अगर जैसे मैंने कोई ट्रेन देख रही हूँ, चल रही है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम सीइंग, या फिर आई सी, मैं देखती हूँ। मूविंग ट्रेन, मैं देखती हूँ, है ना, सीइंग का यूज हम आईएनजी में नहीं लेंगे। तो आई सी मूविंग ट्रेन, मतलब मैं देखती हूँ चलती हुई ट्रेन, ठीक है ना। ही सॉ स्टीलिंग थिंग्स टू थिफ, चोर को चोरी करते हुए देखा। आई सॉ हर क्राइम, मैंने उसे देखा रोते हुए, ठीक है ना। आई हैव लॉफिंग बुद्धा, मेरे पास क्या है? एक लॉफिंग बुद्धा है, हंसता हुआ बुद्धा है। हंसता हुआ बुद्धा, इट मीन्स ये क्या काम कर रहा है? मैंने हमेशा बताया है कि हर जगह आईएनजी होते हुए भी बहुत जगह काम आएगा, है ना। पहले भी मैं अपने वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, इसमें भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे करेंगे। अभी अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल पे फोकस कर रहे हैं, तो केवल हम इस पे ही फोकस करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं कि आखिर ये है क्या। आईएनजी फॉर्म लगी है, तो बताया मैंने कई बार कि आईएनजी फॉर्म लगी है तो हर बार कोई एक्शन ही नहीं हो रहा होगा, कभी नाउन का काम करता है और कभी भी एडजेक्टिव का काम करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम वाला की कर रहे हैं, की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखेंगे। मैंने बोला आई सॉ अ मूविंग ट्रेन, देखो जरा यहाँ पे मूव यानी होता है गति करना, आईएनजी फोर्थ फॉर्म लगी, मूविंग ट्रेन, मैंने क्या देखी? चलती हुई ट्रेन देखी। चलती हुई ट्रेन, रनिंग ट्रेन भी कर सकते थे, रनिंग ट्रेन भी हो सकते थे, रनिंग ट्रेन, है ना। बर्निंग ट्रेन, आपने एक पिक्चर देखी होगी बर्निंग ट्रेन करके, तो वो क्या जल रही है ट्रेन, ऐसा थोड़ी था मूवी का नाम, है ना, बर्निंग ट्रेन। बर्निंग ट्रेन मतलब जलती हुई ट्रेन। ट्रेन क्यों? क्योंकि ट्रेन क्या था? आपका नाउन था। तो नाउन के बारे में बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव तो कहते हैं ना, मॉडिफाई करता है ना। नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव तो होता है ना। तो ये देखो एडजेक्टिव हो गया, क्लियर। तो इट मींस आई सॉ मूविंग ट्रेन, आई सॉ रनिंग, ऐसा हो सकता है, क्लियर। अब देखेंगे शी इज क्राइंग, यहाँ तो आपका काम हो रहा है, वो हो रही है, ये तो आपकी मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने बोल दिया शी सॉ हर क्राइंग, उसने कैसा देखा? उसे देखो शी सॉ, क्योंकि यहाँ तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये तो आपका वर्ब हो गया। यहाँ आपका सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, तो ये आपकी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म थे। लेकिन यहाँ देखेंगे जब सब्जेक्ट और वर्ब आपका यहाँ पे हो गया, तो फिर ये क्या है? ही सॉ हर क्राइंग, तो यहाँ पे रोते हुए आया, रोते हुए, देखो क्राइंग, रोते हुए, तो हर रोते हुए, तो ये भी तो आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, कि क्या कर रहा? पार्टिसिपल का काम कर रहा है ना। कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। फिर देखेंगे पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने क्या किया? अरेस्ट किया। किसको अरेस्ट किया? पुलिस अरेस्टेड स्टीलिंग थीफ, चोरी करते हुए थीफ को। स्टीलिंग थीफ, चोरी करते हुए चोर, स्टीलिंग थीफ, चोरी। एक देखो ये आ क्यों आया? आ किसके लिए? नाउन के लिए आ रहा ना, नाउन के लिए तो आ रहा है। तो फिर ये स्टीलिंग क्या है? ये आपका यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करता है कि चोरी करते हुए थीफ को, चोरी करते हुए चोर को उसने अरेस्ट किया, चोरी करते हुए कॉट किया या अरेस्ट किया, ये हो गया, है ना। तो ये जो स्टीलिंग है यहाँ पे ये आईएनजी फॉर्म नहीं कर रहा, तो इसको आप कभी नहीं बोल सकते हो कि मैम कर रहा है, जा रहा है, चोरी कर रहा है, नहीं ना। स्टीलिंग थीफ ये हो सकता है। एक अपने घर में रोज बहुत ही ज्यादा कॉमन चीजें अपन सुनने में आता है कि आई हैव अ लॉफिंग बुद्धा। लॉफिंग बुद्धा हर घर में मिलेगा आपको, है ना। तो अपन बोलेंगे आई हैव, मेरे पास है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। अब हो गया है लॉफिंग, लॉफिंग में, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ यहाँ पे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है के बाद तो आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए था, तो भी अपन कंफ्यूज नहीं होते। लेकिन तो फोर्थ फॉर्म आ गया, तो क्या हो गया?
आई हैव लॉफिंग बुद्धा, लॉफिंग बुद्धा, मेरे पास क्या है, लॉफिंग बुद्धा। तो बुद्धा क्या है, आपके पास एक स्टैचू है ना, तो बुद्धा है नाउन हो गया, और नाउन के बारे में बताने वाला क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आई हैव लॉफिंग बुद्धा, आर्टिकल आ गया, है ना। तो हंसता हुआ, करता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, भौंकता हुआ, ऐसे बोलते हैं ना, भौंक, बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट, सुना है ये कहावत, ये सेइंग सुनिए। तो भौंकते हुए कुत्ते शायद ही काटते हैं, हो ना। तो भौंकता हुआ, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, क्राइंग गर्ल, रोती हुई गर्ल, है ना, सुना ही ना। तो इस प्रकार से आपको आईएनजी फॉर्म का मैंने यूज बताया। वैसे मैंने आईएनजी फॉर्म के कई यूज बताए हैं जहां ये कभी नाउन का भी काम करती है, लेकिन अभी चूंकि मैं ये चीजों में पढ़ा रही हूँ, देखो इसको मैं एक मिनट इसको दे ही देती हूँ आपको, कैसे नाउन फॉर्म में भी काम करता है। देखिए आईएनजी फॉर्म का आपने एडजेक्टिव फॉर्म देख लिया ना, अब मैं आपको बताती हूँ आईएनजी फॉर्म को ही हम नाउन फॉर्म में कैसे यूज करेंगे। अच्छा बताओ, सबसे पहले नाउन की पहचान क्या होती है। नाउन की पहचान होती है या तो ये किसी का नेमिंग वर्ड हो सकता है ना, नेमिंग वर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे मैं नेमिंग वर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोल सकती, अच्छा मान लो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात आएगी, तो क्या होगा, किसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चीज जरूरी होना, या तो उसे नाउन होना चाहिए या फिर प्रोनाउन होना चाहिए। तो प्रोनाउन होने के लिए तो आपके पास गिनी चुनी चीजें हैं कि ही, शी, दे, माई बुक्स, ये सब हो गया, है ना। तो लेकिन फिर ये अगर मैं फोर्थ फॉर्म लगा देती, मैंने बोला भाई देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा, कुछ भी ले लेती हूँ, स्विमिंग ले लेती, चलो ठीक है, मैंने स्विमिंग ले लिया, ठीक है ना, प्लेइंग ले लिया, तो आपको क्या लगेगा, मैम ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म में समझ में आ रहा है, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। तैर रहा है, खेल रहा है, क्लियर ना, कुकिंग खाना बना रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब मैंने इसके आगे लगा दिया स्विमिंग बॉय, स्विमिंग बॉय तैरता हुआ लड़का, ठीक है ना, प्लेइंग प्लेयर, प्लेइंग प्लेयर खेलता हुआ खिलाड़ी, कुकिंग कुकिंग फूड खाना बनाता हुआ बना हुआ खाना, क्लियर, यहाँ तक के तो समझ में आ गया क्योंकि अपन पढ़ चुके। लेकिन अगर मैंने क्या दिया है, इसके बाद में इज लगा दी, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, इसके बाद चलो फिर मैंने बोला स्विमिंग इज माय हॉबी, स्विमिंग इज मैंने क्या बोल दिया, माय हॉबी, देखो मेरा शौक है, तैरना मेरा शौक है। फिर मैंने बोला प्लेइंग इज माय पैशन, प्लेइंग इज माय पैशन, प्लेइंग मेरा शौक है, प्लेइंग मेरा शौक है, मतलब मेरी डिजायर है अंदर से बहुत ज्यादा। कुकिंग इज द बेस्ट, द बेस्ट बेस्ट थिंग ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई लाइफ, खाना बनाना मेरे जीवन का सबसे अच्छी चीज है, सबसे जीवन अच्छी चीज, बहुत इंटरेस्ट लेके बनाते ना खाना तो अपन। तो फिर क्या हो गया, आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, खाना बनाना, मैंने बताया कि खाता हुआ, मैंने यहाँ बोला कि खेलता हुआ, यहाँ पे मैंने बोला कि तैरता हुआ, नहीं बोला ना, मैंने बोला खाना बनाना, क्या बोला मैंने, बनाना, यहाँ क्या बोला मैंने, खेलना, ठीक है ना, यहाँ क्या बोला मैंने, तैरना, क्या बोला मैंने, तैरना, क्लियर। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ पे ना, नी, ने आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है, काय का काम कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है। देखो तभी तो यहाँ पे वर्ब आई है। अब देखो वर्ब के पहले अगर कोई नाउन आ रहा है तो ये काम का काय का काम करेगा, सब्जेक्ट का ही तो काम करेगा, है ना। ये देखो सब्जेक्ट भाई काम करेगा, ये नाउन हो गया और ये सब्जेक्ट के समान काम करे, देखिए ना, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट और वर्ब, देखो मीनिंग में तो दे रहा है, ये मेरा एक शौक है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा बहुत अच्छी चीज है मेरी लाइफ की, है ना। तो इस प्रकार अब देखो अगर नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, ये देखो मैंने ये लिख दिया आई लाइक स्विमिंग, देखो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो फिर आई लाइक क्या पसंद है, क्या पसंद है, क्या का आंसर देता है, नाउन, तो ये नाउन ही तो हुआ। अब जब ये नाउन है, क्या पसंद है, क्या का आंसर देगा, तो ये ऑब्जेक्ट ही तो हुआ ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। आई लव कुकिंग, कुकिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ना, खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। तो देखो अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तभी तो ये नाउन का काम कर रहा है, तभी तो ये सब्जेक्ट में आ रहा है और ऑब्जेक्ट में आ रहा है ना। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक, मतलब एक प्रकार की बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ने से मजा आता है कि हम कैसे सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि इन्फिनिटिव का कौन सा है। अभी तो इन्फिनिटिव
इंट्रोगेटिव बचा है, जहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है, इसको हम किसी और दिन के वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये लंबा, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होता है ना। तो आई होप गाइज अभी आपको सेंटेंस को फ्रेम करते आ गया होगा, पहचानते आ गया होगा, क्योंकि सेंटेंस के कई प्रकार है। अभी हम पढ़ने वाले रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ करके कैसे बनाएंगे, फिर हम नाउन क्लॉज जोड़ के कैसे बनाएंगे, एडवर्बियल क्लॉज जोड़ करके कैसे बनाएंगे। तो ये सेंटेंस को पहचानते आपको आना चाहिए। और ऑलमोस्ट आपको 10th to 12th में पूरे के पूरे स्टूडेंट्स को पता है कि एक लास्ट का जो क्वेश्चन है, 2-3 फिल इन द ब्लैंक्स तो आते ही आते हैं इस पे, तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। और आई होप गाइज मैंने पढ़ाने की कोशिश पूरी की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये तो फिर भी एक अलग मैटर है, बट अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अपना इंग्लिश को एनहांस कीजिए, ये सबसे बड़ा मेरा मोटो है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।